Hello friends, welcome to Analytics IS Academy and welcome to our classes where we have been discussing some important topics related to current affairs dear friend। और आज उसी series of lecture में again we are here with you people to discuss one very important thing, that is Indian Economic Survey dear friend। So भारत के इकोनॉमिक सर्वे को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया डियर फ्रेंड। और देखिए ये जो इकोनॉमिक सर्वे है दैट टॉक्स अबाउट ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ योर करेंट फाइनेंशियल ईयर। आपका जो करेंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें देश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी जो ओवरऑल सिचुएशन है वो कैसी है उसके बारे में डिटेल में इस इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है। देखिए इकोनॉमिक सर्वे की कंप्लीट एनालिसिस है, हम दो पार्ट में करने की कोशिश करेंगे। आज हम आपके साथ फर्स्ट पार्ट आपके सामने पेश कर रहे हैं। आफ्टर वन डे अगेन आई विल कम एंड वी विल डिस्कस द अदर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे। क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन मेरे बारे में दोस्तों। सिंस लास्ट मोर देन 12 years I have been associated with UPSC Civil Services aspirant dear friend। और करंट अफेयर्स, गवर्नेंस, पॉलिटी, सोशल इश्यूज, इनको लेकर अगर आपके कोई डाउट है दोस्तों तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं इन चैनल्स के माध्यम से। और आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं आपकी, वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पर दोस्तों। आज का जो टॉपिक है देखिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एवरी ईयर यू विल फाइंड सर्टेन क्वेश्चन फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे, जिसे हर साल सरकार के द्वारा लाया जाता है, पार्लियामेंट में पेश किया जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। और देश की जो अर्थव्यवस्था है, कंट्री की जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, उनका एक डिटेल्ड एनालिसिस इस इकोनॉमिक सर्वे में आपके सामने पेश किया जाता है। तो देखिए इकोनॉमिक सर्वे है क्या, इकोनॉमिक सर्वे का सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, रिकमेंडेशंस क्या है, किस तरह से ये ग्रोथ के बारे में बात करें, जॉब्स के बारे में बात करें, डिफिसिट के बारे में बात करें, और क्या पूरी परफॉर्मेंस रही है इंडियन इकोनॉमी की इन करेंट फाइनेंशियल ईयर, इसे हम आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखिए आप जब इसे खुद से करने की कोशिश करते हैं तो कई बार देखिए आपको ये बहुत वॉल्यूमिनस लगता है। तो जो कुछ भी आपके इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट वी विल ट्राई टू कवर इन दिस पर्टिकुलर सेशन एंड इन नेक्स्ट सेशन ऑल्सो डियर फ्रेंड। तो यहां पर देखिए सबसे पहले कुछ बेसिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा कि देखिए 2024-2025 का इकोनॉमिक सर्वे पार्लियामेंट में पेश किया गया फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा डियर फ्रेंड। एंड इन करेंट फाइनेंशियल ईयर जो देश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी जो ओवरऑल सिचुएशन क्या रही है उसके बारे में यहां पर डिटेल में एनालिसिस की गई है दोस्तों। ये जो इकोनॉमिक सर्वे है डियर फ्रेंड, ये एक डिटेल्ड रिपोर्ट है अबाउट स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन करेंट फाइनेंशियल ईयर। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, उसी के अंदर ये जो डिवीजन है दे प्रिपेयर इकोनॉमिक सर्वे, जिसे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा अप्रूव कराया जाता है। और देश की अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ मेजर ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर दी जाती हैं, उनको लेकर कुछ मेजर रिकमेंडेशंस दी जाती हैं। देखिए इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करना या न करना सरकार के ऊपर है, बट देखिए कंट्री की जो ओवरऑल जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसके बारे में यहाँ पर एक डिटेल एनालिसिस दी जाती है। पहला जो इकोनॉमिक सर्वे था आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डियर फ्रेंड, इट वॉज प्रेजेंटेड इन 1951 और टिल 1964 तक इकोनॉमिक सर्वे को बजट के साथ ही पेश किया जाता था। जैसे अभी आपने देखा कि जस्ट बजट के एक दिन पहले, 2 दिन पहले इसे पेश किया गया, बट 1964 तक इसे बजट के साथ ही क्या किया जाता था, पेश किया जाता था। 2010 से लेकर 2021 तक ये जो इकोनॉमिक सर्वे डियर फ्रेंड, ये 2 वॉल्यूम में आता था, इकोनॉमिक सर्वे 1 और 2, बट 2022 से इसे एक सिंगल वॉल्यूम में पेश किया जाता है। तो देखिए ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि व्हाट इज इकोनॉमिक सर्वे, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस, कब इसे पहली बार पेश किया गया। अब देखिए हम आपके साथ डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक सर्वे को डिटेल में दोस्तों। तो इंडियन इकोनॉमी के बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस, एक डिटेल्ड एनालिसिस की जाती है इस इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से। तो देखिए नाम से ही लग रहा है कि देश की जो अर्थव्यवस्था है, देश की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, उसका एक ओवरऑल ओवरव्यू दिया जा रहा है। और जो मेजर ऑब्जर्वेशंस हैं उनके बेसिस पर देश के जो पॉलिसी मेकर्स हैं क्या किया जाना चाहिए, क्या सही होगा, इसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो अगर ओवरऑल हम आपसे बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग चैप्टर्स हैं डियर फ्रेंड, देयर आर डिफरेंट चैप्टर्स एंड दीज चैप्टर्स दे आर डीलिंग विद डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। आज हम आपके साथ फर्स्ट पार्ट में यहां तक आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एंड सेकेंड पार्ट में विल ट्राई टू डू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस इकोनॉमिक सर्वे। यहां पर देखिए इकोनॉमिक सर्वे में जो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है वो ये कही जा रही है दोस्तों
कि यदि इंडिया को अपनी जीडीपी को बढ़ाना है, इंडिया को अगर अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है, तो हमें डीरेगुलेशन करने की ज़रूरत है। हमें क्या करने की ज़रूरत है? डीरेगुलेशन करने की ज़रूरत है। तो देखिए, इकोनॉमी के अलग अलग एरियाज में आप देखेंगे कि 1992-93 के बाद सरकार का जो कंट्रोल था अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों में, वो लगातार कम होता गया है। तो यहां पर देखिए, एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, एक इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा की जा रही है कि इफ इंडिया हैज टू इंक्रीज इट्स जीडीपी, अगर अपनी अर्थव्यवस्था को आपको बढ़ाना है तो आपको इकोनॉमी के अलग अलग एरियाज में, बिजनेस, इंश्योरेंस, अलग अलग एरियाज में और डीरेगुलेशन करने की जरूरत है और ऑटोनॉमी देने की जरूरत है। और देखिए, यहां पर बताया जा रहा है कि ग्लोबल लेवल पर पूरा जो साल रहा है ये इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी का साल रहा है। इकोनॉमिक सर्वे में ऐसा बताया जा रहा है कि देखिए, ग्लोबल लेवल पर अलग अलग देशों में इलेक्शंस हुए हैं, कई जगहों पर टेंशंस चल रहे हैं, कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, मिडिल ईस्ट में, यूक्रेन और रशिया के बीच में, यूएस में भी इलेक्शंस हुए हैं, बहुत सारे देशों में राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज का राइज हुआ है, ट्रेड टैरिफ की बात की जा रही है। तो देखिए, इस इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी के माहौल में दोस्तों हमें डोमेस्टिक ग्रोथ के बारे में सोचना पड़ेगा, अपनी इकोनॉमी पर ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर एक बात कही जा रही है कि देखिए, ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी का माहौल रहा है बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट इलेक्शंस। और देखिए, जो ग्लोबल ट्रेंड है वो अनइवन इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं और इसलिए हमें डोमेस्टिक ग्रोथ को अपने बढ़ाना पड़ेगा, जिससे हमें ज्यादा भरोसा करना पड़ेगा अपनी डोमेस्टिक ग्रोथ पर। देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है इकोनॉमिक सर्वे की। आई होप कि ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं। अब देखिए, यहां पर बात की जा रही है कि एनर्जी के क्षेत्र में जब आप एनर्जी ट्रांजिशन की बात करते हैं तो सरकार को एक बैलेंस अप्रोच लेने की जरूरत है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ तो हम जा ही रहे हैं, उसके साथ ही साथ हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और बेहतर बनाने की जरूरत है और इसे इंकरेज करने की जरूरत है। और देखिए, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो एरियाज हैं, स्किल से रिलेटेड जो एरियाज हैं, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, इस फील्ड में हमें और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, इसमें और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट बात इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से कही जा रही है। ग्लोबल लेवल पर अगर यहां पर बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे में बोला जा रहा है कि देखिए, ग्लोबल लेवल पर ये जो पूरा साल रहा है, इनफैक्ट 2023 भी और 2024 भी, यहां पर देखिए ग्लोबल लेवल पर एक मैन्युफैक्चरिंग स्लो डाउन देखने को मिला है बिकॉज ऑफ वेरियस कन्फ्लिक्ट डियर फ्रेंड, मल्टीपल टेंशंस यहां पर पाएंगे कि इसकी वजह से देखिए जो ग्रोथ रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, ये काफी अनइवन रही है और इसकी वजह से इकोनॉमिक सर्वे में बात की जा रही है कि हमें अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी पर ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। सो यहां पर बोल रहे हैं कि देखिए 2025 की अगर बात करें तो देखिए जो ग्रोथ है भारत में ये 6.4% जीडीपी रहने की बात कही जा रही है और यहां पर बोल रहे हैं कि देखिए एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर बेहतर परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं, बट देखिए ग्लोबल जो स्लोडाउन है उसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर देखिए यहां पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो रूरल एरियाज की अगर बात करें तो देखिए रिकॉर्ड खरीफ प्रोडक्शन की वजह से रूरल डिमांड बढ़ी है, बट वीक ग्लोबल डिमांड की वजह से हमारा जो देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बहुत ज्यादा बेहतर करता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये देखिए एक ओवरऑल ओवरव्यू यहां पर इकोनॉमी के बारे में किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। अब देखिए जब यहां पर ग्लोबल लेवल पर बात करते हैं, ठीक है, कि स्टेट ऑफ इकोनॉमी की जब बात करते हैं ग्लोबल लेवल पर, तो यहां पर देखिए बोल रहे हैं कि देखिए ग्लोबल लेवल पर अगर आप वर्ल्ड के लेवल पर देखें तो 3.2% से 3.3% ही ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है आपको ग्लोबल लेवल पर। तो लार्जली ये कांस्टेंट ही है, बहुत ज्यादा यहां पर इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। जो एडवांस इकोनॉमीज हैं, अगर एडवांस इकोनॉमी की बात करें तो 1.7% से इनकी ग्रोथ बढ़ रही है कहां पर 1.9% की। बट जो इमर्जिंग इकोनॉमी है, जहां पर आप चाइना की बात करते हैं, ब्राजील की बात करते हैं, साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, जब इन देशों की बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पर देखिए बहुत ज्यादा कोई सुधार होता हुआ आपको नहीं दिख रहा है अगर ग्लोबल लेवल पर इन कंट्रीज की जीडीपी की बात करें। फिर अब जब बात करते हैं ग्लोबल लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस के ट्रेंड के बारे में, तो देखिए यहां पर एक बात होती है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में। यदि ये इंडेक्स 50 के ऊपर है, यदि ये इंडेक्स 50 के ऊपर है दोस्तों, इसका मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहा है। बट यहां पर ये जो इंडेक्स है 50 के नीचे आपको दिख रहा है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो ग्रोथ है
वो निगेटिव है। सो दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए आपको सारा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं। यहाँ पर परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की बात की जा रही है और देखिए ये यहाँ पर आपको 50 के नीचे जाता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो ग्रोथ है निगेटिव है दोस्तों। फिर यहाँ पर बात की गई है वर्ल्ड ट्रेड अनसर्टेनिटी इंडेक्स के बारे में। 2023 में ये जो इंडेक्स था दोस्तों ये 8.5 था, जो 2024 में बढ़कर आपको 13 तक जाता हुआ दिख रहा है। जियोपॉलिटिकल इंडेक्स के बारे में बात की जा रही है, 121 से ये 133 तक आपको जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि जब इंडिया के ग्रोथ की बात की जा रही है तो देखिए इंडिया के ग्रोथ की अगर आप बात करें तो लार्जली ये कांस्टेंट ही रहा है। अगर लार्जली आप देखें लास्ट 10 ईयर के एवरेज से अगर आप कंपेयर करें इसे करंट ईयर को, तो लार्जली यहां पर कांस्टेंट ही रहा है। एग्रीकल्चर की परफॉर्मेंस लगभग ऐसी ही रही है, इंडस्ट्री बहुत बेहतर करती हुई आपको नहीं दिख रही है, सर्विस सेक्टर से आपको सपोर्ट मिल रहा है। बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पर देखने को मिलेगी कि यहां पर 2021 और 2022 को एक्सक्लूड किया गया है। ये वो समय है जब कोविड के दौरान, कोविड जो सिचुएशन थी उसके दौरान हमारी जो अर्थव्यवस्था थी अपने लोएस्ट लेवल पर थी दोस्तों। तो भारत की जो ग्रोथ है यहां पर बताया जा रहा है कि इंडियाज ग्रोथ रिमेन्स क्लोज टू द लास्ट 10 ईयर का जो एवरेज है, डिकेडल एवरेज, डिस्पाइट ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, जिसमें एग्रीकल्चर और सर्विसेज थोड़ा बेहतर करते हुए दिख रहे हैं। अब एक्सटर्नल सेक्टर की बात करें तो ये यहां पर देखिए बात की जा रही है मर्केंटाइल ट्रेड बैलेंस के बारे में। और देखिए जब आप मर्केंटाइल ट्रेड बैलेंस की बात करते हैं तो यहां पर देखिए भारत ज्यादा इंपोर्ट करता हुआ दिखता है, लेस एक्सपोर्ट करता हुआ दिखता है। हालांकि देखिए जो सर्विसेज है उसमें हमारी परफॉर्मेंस बेहतर है, बट मर्केंटाइल जो ट्रेड है उसमें हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट लेस कर रहे हैं। तो उसके बारे में यहां पर देखिए इस इकोनॉमिक सर्वे में बात की जा रही है। बैंकों की जो एसेट क्वालिटी है, ठीक है, बैंकों की जो एसेट क्वालिटी है उसमें बताया जा रहा है कि देखिए इसमें लगातार इंप्रूवमेंट हुआ है। जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आप समझते होंगे दोस्तों अगर आपने एनपीए के बारे में पढ़ा हुआ है, एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एडवांसेस। देखिए ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है ये लगातार आप यहां पर देखेंगे ये लगातार कम होता हुआ आपको दिख रहा है। और देखिए अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बैंकों ने जो पैसा लोगों को उधार में दिया है देखिए, और जो लोग वापस नहीं कर पाते हैं, जो बैंकों का लॉस रहता है, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इसमें अगर डिक्लाइन हो रहा है इसका मतलब बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, बढ़ रही है दोस्तों। बैंकों के पास ज्यादा पैसा है क्रेडिट में देने के लिए। इसके बारे में आप बताया जा रहा है कि देखिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यहां पर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और इसकी वजह से देखिए जो प्रॉफिटेबिलिटी है बैंक्स की वो लगातार इंप्रूव हो रही है। सो इंप्रूवमेंट हुआ है किसमें, एसेट क्वालिटी ऑफ बैंक्स में। और 170 लाख करोड़ रुपए देखिए बैंक इस समय क्रेडिट में बैंकों ने दिया हुआ है। तो बैंकों की जो क्रेडिट देने की क्षमता है, देखिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अगर कम होंगे तो बैंकों की जो क्रेडिट देने की क्षमता है वो लगातार क्या होगी, बढ़ेगी। तो बैंकिंग सेक्टर में यहां पर देखिए कुछ अच्छे डेवलपमेंट हो रहे हैं, इसके बारे में बात किया जा रहा है। अब देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि देखिए पिछले अप्रैल से लेकर दिसंबर तक अगर ये हम माने कि 8 महीने का समय है, 11.1 लाख करोड़ रुपए देखिए प्राइमरी सेक्टर के द्वारा मोबिलाइज किए गए हैं, जिन्हें मार्केट में इन्वेस्ट किया गया है। आईपीओ के बारे में बात की जा रही है, जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक में सेल करती है तो आईपीओ के माध्यम से सेल करती है। और देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि कैसे अप्रैल से दिसंबर के टाइम पर आईपीओ के द्वारा जो पैसा रेस किया गया है उसमें लगभग 32.1% की बढ़ोतरी हुई है। देन मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो, ठीक है, हमारी जो कंपनीज हैं उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, हमारी जो ओवरऑल जीडीपी है उससे भी ज्यादा है। तो यहां पर देखिए बात की जा रही है कि दैट इज नाउ 136%, ठीक है। इट मींस जो हमारी कंपनीज है उनका जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, ये हमारी ओवरऑल जीडीपी से भी क्या है, ज्यादा है। पिछले साल के दौरान यहां पर बताया जा रहा है कि नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स की संख्या बढ़ी है, ज्यादा लोग शेयर की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। देखिए ये भी एक पॉजिटिव ट्रेंड है। फिर बात की जा रही है दोस्तों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की, जो पिछले साल 209 करोड़ था, 5.6 करोड़ हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया है दोस्तों, ठीक है। फिर बात की जा रही है यहां पर स्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट प्लान में जो फ्लो है पर मंथ, यहां पर आप देखें पर मंथ डियर फ्रेंड, इतना पैसा पहले इन्वेस्ट हो रहा था, अब ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इन सारे एरियाज में आप पाएंगे कैपिटल मार्केट में जो हमारी ग्रोथ है वो पॉजिटिव रही है दोस्तों।
रूरल अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो यहां पर देखिए बताया जा रहा है, देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और देखिए आरबीआई लगातार बात करते रहे हैं किसके बारे में, फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में। सरकार की एक स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस है किस पर, फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में। सो आरबीआई का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है, जिसमें पहले जो वैल्यू थी 53.9 थी, वो बढ़कर अब 64.2 हो गई दोस्तों। और जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, यहां पर आप पाएंगे 22,069 ब्रांचेस इन 700 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 26 स्टेट एंड 3 यूनियन टेरिटरीज। तो इनकी भी रीच जो है वो लगातार क्या है, बढ़ी है दोस्तों इन रूरल एरियाज। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन की दिशा में एक इंपॉर्टेंट कदम है। अब यहां पर ग्लोबल ट्रेड डायनेमिक्स की बात की जा रही है और बोला जा रहा है कि देखिए जो अनसर्टेनिटी का माहौल है ग्लोबल लेवल पर, देखिए जो ट्रेड अनसर्टेनिटी है वो बढ़ी है। हालांकि अगर लास्ट थर्ड क्वार्टर की बात करें 2024 में, तो फिर से यहां पर देखिए ये इंप्रूव होता हुआ आपको दिख रहा है। भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, इंडिया की ट्रेड परफॉर्मेंस की बात करें इन द फर्स्ट 8 मंथ ऑफ फाइनेंशियल 24-25, तो यहां पर आप पाएंगे कि देखिए मर्केंटाइल ट्रेड में ठीक है, यहां पर आप पाएंगे, यहां पर देखिए आपको थोड़ा सा डिफिसिट देखने को मिलेगा, जहां पर हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और लेस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि नॉन पेट्रोलियम एंड नॉन जेम्स एंड ज्वेलरी इस एक्सपोर्ट में हमारी परफॉर्मेंस दोस्तों, ठीक है, हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हुई है। यहां पर आप देखें हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हुई, यहां पर हम पॉजिटिव में हैं, हालांकि यहां पर हम भले ही नेगेटिव में हैं। सर्विस में लगातार हम किस में, पॉजिटिव में बने हुए दोस्तों। यहां पर आप पाएंगे कि सर्विस सेक्टर में जो हमारा एक्सपोर्ट है वो लगातार बेहतर बना हुआ है। अगर अप्रैल से दिसंबर 2024 की बात करें तो यहां पर हम पॉजिटिव में हैं। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट, देखिए ये सब तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, बट एक इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन यहां पर जो की जा रही है इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा, वो यहां पर ये बोली जा रही है कि देखिए अगर हमें डोमेस्टिक सेक्टर को एज ए ग्रोथ इंजन की तरह से, ग्रोथ ड्राइवर की तरह से यूज करना है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हमें क्या करना है, बढ़ाना है दोस्तों। सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए पहले भी बहुत सारे कार्य किए हैं, बट देखिए यहां पर बोला जा रहा है कि देखिए हमें अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2 के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो देखिए वी नीड टू ब्रिंग मोर इनिशिएटिव्स डियर फ्रेंड, दीज थिंग्स गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी डन। हमें और बेहतर इसे करने की कोशिश है। जो नई कंपनीज भारत में व्यापार करना चाहते हैं, देखिए उनको लेकर देखिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसे थोड़ा सा कम करने की जरूरत है। एफडीआई देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जॉब क्रिएशन के लिए, इकोनॉमिक इफिशियंसी के लिए एफडीआई इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जहां तक एफडीआई की बात है, तो यहां पर देखिए बताया जा रहा है कि देखिए जो ग्रॉस एफडीआई इनफ्लो है, ग्रॉस एफडीआई इनफ्लो और रिपैट्रिएशन दोनों ये बता रहे हैं कि भारत में जो इन्वेस्टमेंट है ये फायदे का सौदा है दोस्तों। भारत में जो इन्वेस्टमेंट है ये फायदे का सौदा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार, ठीक है, एफडीआई में हमारी बढ़ोतरी हो रही है और उसी के अनुसार देखिए जो कंपनीज भारत में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो अपना प्रॉफिट अपने देश को क्या है, वापस ले आते हैं दोस्तों। तो यहां पर आप देख सकते हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर की अपेक्षा इस फाइनेंशियल ईयर में आप देखें, इस फाइनेंशियल ईयर में देखें तो लगातार देखिए जो कंपनीज जो पैसा अपने देश वापस भेज रहे हैं दोस्तों, उसमें भी आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। मतलब भारत में इन्वेस्टमेंट एक फायदे का सौदा है। और यहां पर देखिए बताया जाए कि देखिए इस एफडीआई इन्फ्लो में सर्विस सेक्टर सबसे आगे क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, और पहले भी ऐसा ही होता जा रहा है। तो देखिए ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि एफडीआई इन्फ्लो बढ़ा है और रिपैट्रिएशन भी बेहतर हुआ है दोस्तों। अब फॉरेक्स रिजर्व की बात करें, देखिए बार बार देखिए फॉरेक्स रिजर्व की बात होती है कि भारत के पास आज की डेट में एक हेल्दी फॉरेक्स रिजर्व है। ठीक है, 1992-93 की जो क्राइसिस थी, कहां पर आपने देखा कि फॉरेक्स रिजर्व हमारा काफी कम हो गया था। तो देखिए ये जो फॉरेक्स रिजर्व है यहां पर बताया जा रहा है एक टाइम पर देखिए ये $700 बिलियन से भी ज्यादा बढ़ गया था। हालांकि उसके बाद यूएस में इलेक्शंस हुए, नई सरकार आई, नए नए स्टेटमेंट दिए गए और कहीं ना कहीं सरकार ने रुपए की कमजोर स्थिति को देखते हुए कुछ डॉलर्स रिलीज किए। भारत में अभी ये जो बैलेंस है फॉरेक्स बैलेंस ये $640 बिलियन के आसपास है। तो यहां पर भी आप पाएंगे कि हमारी सिचुएशन बेहतर बनी हुई है लगातार। अब इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें दोस्तों, अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो यहां पर देखिए बहुत सारी बातें की जा रही है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में बात की जा रही है, कोर इन्फ्लेशन के बारे में बात की है, होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन के बारे में बात की है। तो ये हमारी जो मॉनेटरी कमेटी है वो ऐसा बोलते हैं कि जो इन्फ्लेशन है इसे
4% के आसपास होना चाहिए, ठीक है। बट यहां पर आप देखें कि ये 6% से ऊपर जाता हुआ आपको दिख रहा है। और यहां पर बोला जा रहा है कि देखिए ये जो इन्फ्लेशन है, ठीक है, मेनली इट इज बिकॉज ऑफ फूड एंड फ्यूल। देखिए फूड में आइटम्स जो हैं उनकी डिमांड लगातार बढ़ी है, इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर इसमें से अगर आप इस कोर इन्फ्लेशन को हटा दें तो ये 4% के आसपास होता हुआ आपको दिखेगा। सरकार ने इस इन्फ्लेशन को बढ़ने से रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास भी किए हैं। इन प्रयासों के बारे में भी इस इकोनॉमिक सर्वे में बताया जा रहा है कि देखिए सीरियल्स को लेकर सरकार ने एक लिमिट डिसाइड की कि इससे ज्यादा आप स्टॉक नहीं रख सकते हैं। ओपन मार्केट सेल व्हीट और राइस के लिए सरकार ने स्टार्ट किया है। भारत ब्रांड, अगर आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में भारत ब्रांड को प्रमोट किया है, उसके तहत व्हीट, फ्लोर और राइस को सेल किया जा रहा है दोस्तों। उसी तरह से इस ब्रांड के तहत चना, मूंग और मसूर दाल को सरकार सेल कर रही है। तो सब्सिडाइज सेल पर अनियन एंड टोमेटो को भी क्या किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है। और बफर स्टॉक अनियन का सरकार मेंटेन कर रही है। तो कैसे इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा जा सके, इसके लिए भी देखिए यहां पर इकोनॉमिक सर्वे में बताया जा रहा है कि देखिए ये सारे प्रयास सरकार के द्वारा लिए गए हैं दोस्तों। अब जब बात होती है कि कैसे हम डोमेस्टिक ड्राइवर ऑफ ग्रोथ को इंकरेज करें, तो ये इस स्लाइड को समझने के लिए आपको इसे समझना पड़ेगा कि ग्लोबल लेवल पर आप पाएंगे कि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का माहौल है दोस्तों। और जब ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का माहौल है तो इट कॉल्स फॉर डोमेस्टिक ड्राइवर ऑफ ग्रोथ। और जब आप डोमेस्टिक ड्राइवर ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं तो इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि हमें सबसे ज्यादा इंफेसिस देनी पड़ेगी किस पे, डीरेगुलेशन पर। जो कंपनीज भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं, देखिए उनकी जो फाइनेंशियल इफिशिएंसी है, उनकी जो इकोनॉमिक इफिशिएंसी है, उसे बढ़ाने के लिए उन्हें ज्यादा फ्रीडम का एहसास होना चाहिए, इकोनॉमिक फ्रीडम का एहसास होना चाहिए। सो देखिए अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इफिशिएंसी बढ़ती है, अगर कंपनीज को लगता है कि उनके पास और ज्यादा फ्रीडम है और ज्यादा ऑटोनॉमी है, डेफिनेटली इट गेट ट्रांसफॉर्म इनटू बेटर आउटपुट, बेटर ग्रोथ ऑफ एनी कंट्रीज इकोनॉमी। तो यहां पर देखिए बोला जा रहा है कि ग्लोबल लेवल पर जो अनसर्टेनिटी है उसे ध्यान रखते हुए हमें डोमेस्टिक जो ड्राइवर्स हैं ग्रोथ के, उन पर ध्यान देना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे ज्यादा जो एम्फेसिस यहां पर की जा रही है दैट इज ऑन डीरेगुलेशन, ठीक है। अब देखिए यहां पर बात किया जा रहा है कि डीरेगुलेशन जो हमने फर्स्ट फेज में किया, ठीक है, जिस तरह का डीरेगुलेशन हमने फर्स्ट फेज में किया, जिसमें हमने बोला कि रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन होना चाहिए, स्ट्रीमलाइनिंग होनी चाहिए प्रोसेस की, डिजिटाइज होना चाहिए पूरा सिस्टम, इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए, उसी की तरह से यहां पर बात की जा रही है फेज 2 की। और फेज 2 के तहत यहां पर सरकार को स्टैंडर्ड्स को और कंट्रोल को लिबरलाइज करने की जरूरत है। लीगल सेफगार्ड्स, जो लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उन्हें लीगल सेफगार्ड्स देने की जरूरत है। टैरिफ और फीस में रिडक्शन लाने की जरूरत है और हमें रिस्क बेस्ड रेगुलेशन की जरूरत है। तो यहां बात की जा रही है कि अगर हम इन सजेशंस को इंप्लीमेंट करें, यदि सरकार इन सजेशंस को इंप्लीमेंट करती है तो निश्चित रूप से हम बेहतर इकोनॉमिक एटमॉस्फेयर इंडिया में क्रिएट कर पाएंगे। अब देखिए किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। और देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ओवरऑल जो इकोनॉमिक एटमॉस्फेयर होता है, ये जो आपकी इकोलॉजी होती है वो और पहले से बेहतर हो जाती है। तो यहां पर देखिए बात की जा रही है कि कैसे सरकार ने लगातार इन्वेस्टमेंट की है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में। वंदे भारत ट्रेन की यहां पर बात की जा रही है दोस्तों, कि कैसे इन वंदे भारत ट्रेन की संख्या को लगातार क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। शुरुआत में ये 2 के करीब थी, वर्तमान में ये 68 के आसपास है। और इनमें जो कोचेस हैं उनकी संख्या को भी बढ़ाया गया है, अभी 900 कोचेस के आसपास इनकी कैपेसिटी है। सिविल एविएशन के क्षेत्र में बताया जा रहा है कि कैसे जो एयरपोर्ट्स हैं, उड़ान स्कीम के तहत जो एयरपोर्ट हैं डियर फ्रेंड, इनकी संख्या को क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। और जो रूट्स हैं, जो ट्रेवल रूट्स हैं, उनकी संख्या भी 545 से बढ़कर 619 हो गई है। जो हमारे मेजर पोर्ट्स हैं दोस्तों, वहां पर जो टर्न अराउंड टाइम है 48.1 आवर्स से रिड्यूस करके इसे 30.4 आवर्स कर दिया गया, जो कि एक रिमार्केबल इंप्रूवमेंट है अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। और पावर सेक्टर में देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि कितनी कैपेसिटी, कितनी पावर कैपेसिटी हमने डियर फ्रेंड एड ऑन की है दोस्तों, कितनी पावर कैपेसिटी हमने एड ऑन की है इन टर्म्स ऑफ मेगावाट। कैसे सरकार लगातार जो नॉन फॉसिल जो फ्यूल्स हैं उन पे हमारी जो रिलायबिलिटी है
वो लगातार बढ़ रही है और फॉसिल फ्यूल पर हमारी रिलायबिलिटी कम हो रही है। सो देखिए, दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स ऑफ इकोनॉमिक सर्वे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हो सकती है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देखिए जल जीवन मिशन के बारे में बताया जा रहा है कि देखिए कैसे 2018 से लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जो हाउस होल्ड हैं पाइप के द्वारा जो पानी दिया जा रहा है, देखिए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा घरों को इस स्कीम के तहत कवर किया गया है। कैसे कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने फुल कवरेज अंडर जल जीवन मिशन योजना क्या किया है, ये अचीव किया और डेफिनेटली ये इंफॉर्मेशन आपके एग्जामिनेशन से इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने आपके साथ कुछ चैप्टर्स को कवर किया। इन सेकेंड पार्ट अगेन आई विल कम अप विथ अदर चैप्टर्स डियर फ्रेंड एंड वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस इकोनॉमिक सर्वे। आई होप कि इसे आपने समझा होगा, ठीक है। इसके बाद अगर जब आप इसको रिवाइज करेंगे तो बहुत इजीली आपको समझ में चीज़ें आ जाएंगी। और देखिए अगर आप 2025 या 2026 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक अच्छे गाइडेंस की तलाश में, तो वी एट एनालिटिक्स आईएएस डियर फ्रेंड वी आर गोइंग टू लॉन्च ए न्यू कोर्स डियर फ्रेंड। अभी प्रीलिम्स के लिए एक क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 5 फरवरी से इंग्लिश मीडियम में और बाइलिंगुअल मॉडल में, ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन। यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पर 9990124010 पर आप कॉल कर सकते हैं और इससे रिलेटेड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विथ मी। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।